मुझे कोई एक नाम बताइए ना जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, जो दिल में आता है बोल देता है बिना सोचे। मेरे को सीधा तो वीरेंद्र सहवाग याद आता है, जो उसके मन में आता है ऐसे कहता हूँ, बिल्कुल बचाता नहीं है। कि काश तब डीआरएस होता अगर, तो बात कुछ और होती। तो मुझे AB डेविल्स मिले, यू गेम मी आउट इन रांची। मैंने बोला AB देयर वाज नो DRS, आई थिंक यू वर आउट। आई थॉट आई वाज नॉट आउट। मैंने बोला इतने दिनों बाद भी याद है इसको। धोनी ने ऐसे किया तो मतलब आउट ही है, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। इसीलिए शायद लोग कहते हैं धोनी ने लिया तो ठीक ही होगा। आई गेस अगर धोनी अंपायर होते तो उनको फिर ऐसे कभी नहीं करना पड़ता। नहीं, ये तो आज की जो टेक्नोलॉजी किसी को भी करना पड़ जाएगा, तो आप छोड़ दीजिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। धोनी को तो हमने हमेशा मिस्टर कूल के नाम से ही जाना है, तो उनका भी एंगर लूज होते हुए आपने देखा है कभी? लेकिन ही इज अग्रेसिव, हु सेड ही इज नॉट अग्रेसिव, ही इज। क्या धोनी को 2019 में मैदान में घुसने की वजह से सस्पेंड किया जाना चाहिए था? रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया है। कहाँ आपको लगा कि रोहित शर्मा ने की कैच गिरा दिया जो दूसरे ने पकड़ लिया हो? बॉडी लैंग्वेज में हमें लगता है विराट सबसे नंबर ज्यादा वन, फिटनेस एंड बॉडी लैंग्वेज, आई थिंक नो वन इज क्लोज। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो कहा ही जाता है कि स्लेजिंग मास्टर, नैतिकता के आधार पे भी ठीक है। जेंटलमैन वी आर प्लेइंग विद लेग बिफोर टुडे, आर वी? तो बोल दिया ना उसने कि भाई लेग बिफोर भी दे दो, तो अब मैं प्रेशर लूं कि नहीं लूं तो मेरे ऊपर है ना। गाली नहीं देते वो। कोई कैसे कमेंटेटर बन सकता है और कोई कैसे बन सकता है अंपायर? क्या फिटनेस पे काम करके जाना है आपके पास? इतनी कि वो मतलब बॉल से हट सकें, बॉल को देख सकें, उनकी आई साइट एक लेवल की तो हो। लिमिटेड सीट्स हैं ऐसा तो कुछ नहीं है? थोड़ा तो है, एक लेवल से ज़्यादा तो नहीं रखें, क्योंकि नहीं तो फिर होगा कैसे काम। नहीं, बाइलिंगुअल होना तो ज़रूरी नहीं है। अगर मैं सिर्फ पंजाबी जानती हूँ या मैं सिर्फ भोजपुरी जानता हूँ तो भी क्या मैं ये कोर्स करके कमेंटेटर बन सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बेसिक सेम है ना। आप हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज बात होने वाली है पॉडकास्ट में क्रिकेट के मैदान की, चौके छक्कों की, धोनी की शांति और कूल वाले नेचर से लेके विराट कोहली के अग्रेशन की। जितने भी आपके मन में सवाल हैं, वो चाहे आईपीएल के हैं या वनडे क्रिकेट के हैं, टेस्ट मैच के हैं, भविष्य क्या रहने वाला है क्रिकेट का, ओडीआई का, ये सब जवाब तो आपको मिलेगा ही। जो गेस्ट मेरे साथ हैं उनका परिचय मैं करवाऊं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अंपायर के तौर पर भी उन्हें देखा है, अब आप उन्हें कमेंट्री करते हुए सुन रहे हैं। वो जिस फील्ड में उतरे, अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर रील बनानी उन्होंने शुरू की तो वहाँ पर व्यूज़ की बरसात होने लग गई। यूट्यूब पर मैं कह सकती हूँ आप उन्हें कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी देख रहे हैं और वहाँ भी आप उनको भरपूर प्यार दे रहे हैं। हाल ही में CID में भी वो नजर आए, बहुत जल्द उनके ऊपर फिल्म भी बनती जा रही है। अब मैं एक डेजिग्नेशन उनका क्या दूँ ये मेरी समझ से परे है। ये भी आपको बता दूँ कि एक नई मुहिम उन्होंने शुरू की है कि हर किसी को एम्पायर भी बनाया जा सकता है, कमेंटेटर भी बनाया जा सकता है। और मुझे लगता है ये कोर्स बहुत पॉपुलर नहीं है बट लोग बनना ज़रूर चाहते हैं। तो ये सब तो मैंने बता दिया, अब एक डेजिग्नेशन मैं बता नहीं सकती हूँ, सीधे मिलकर स्वागत कर लेते हैं, बोर्डिंग पास दे देते हैं। मेरे साथ हैं अनिल चौधरी सर, बहुत स्वागत है सर आपका। हाय शालिनी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। ये इतनी सारी चीज़ें और जहाँ आप पहुँचे वहाँ आपने चौके छक्के लगा दिए, तो आपका फेवरेट कौन सा है इसमें से? ओह, बहुत सारे हैं। मैं मुश्किल होता है छांटना, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ से शुरू और कहाँ, पता नहीं अभी कहाँ ख़त्म होगा। हाँ। और मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं बनाता और जैसे चीज़ें आती रही मैं करता रहा। लेकिन हाँ, मुझे आप कह सकते हैं मल्टीटास्किंग और ये सारे, लेकिन जो काम है कहीं ना कहीं खेल से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं टीवी का इसमें रोल है, क्योंकि जब मैं अंपायरिंग करता हूँ तो टीवी होता ही है। तो आपके इतने सारे चीज़ें जब हम अंपायरिंग करते हैं, अंदर भी डायरेक्टर बोलता है गुड टू गो, देन वी गेट इट फ्रॉम टीवी अंपायर कि आप शुरू कीजिए। जब टीवी अंपायर होते हैं तो ऑन फील्ड वाले को बोलते हैं कि शुरू कीजिए। तो वो कैमरा और खेल आजकल एक साथ ही हैं, और खासकर जब से IPL आया है तो ये ऐसा कोऑर्डिनेशन है जहाँ आप स्पोर्ट्स भी है, एंटरटेनमेंट भी है, और जिसे हिंदी में कहते हैं बहुमुखी चीज़ें आ गई हैं और हो रही हैं। मेरे को मजा आ रहा है करने में। हाँ, ये बहुमुखी चीज़ें जो आपने बोला, तो ये फ्लुएंसी हिंदी की हमेशा से ही थी आपकी? नहीं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का रहने वाला हूँ और दिल्ली में रहा है, तो NCR में तो हिंदी बहुत बोली जाती है। हाँ। NCR में हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी का मिक्स है, और अब तो खैर इंग्लिश भी काफ़ी लोग बोलते हैं। तो 4-5 मिला के और जो लैंग्वेज है वो बन गई है, और मैं तो फ्लो में बोलता रहता हूँ, जो निकला बोल दिया। हाँ, कंटेंट मैं ध्यान रखता हूँ कि मुझे बोलना क्या है, और आई थिंक काम कर करके आ गया कि कब क्या बोलना है।
कब कितना नहीं बोलना, अच्छा। कब कब बोलना है और क्या रोकना है और क्या छोड़ना है, सीख गया हूँ। आज ये रोकना वाला और कब कितना बोलना है वाला तो आप हटा दो, आज खाली बोलना वाला Okay. हम रखते हैं। तो मतलब अनफिल्टर्ड जो बोलते हैं ना, मतलब जो लिखते हैं वो होना भी चाहिए, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। मैं वैसे ही जाट आदमी हूँ, मतलब वैसे ही अनफिल्टर्ड होते हैं काफ़ी चीज़ों में। हाँ। लेकिन पॉलिश्ड वाले हैं, थोड़े सीख गए हैं दिल्ली में रह के, लोगों ने सिखा दिया है, रगड़ा लगा लगा कि नहीं यहाँ थोड़ा बच के चलिए, बस इतना ही है। बाकी वैसे बता दूँ, मैं ही नहीं, जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होते नहीं हैं। आप जितने भी लोगों को देखते हैं, जो भी आप क्रिकेट में देख रहे हैं या जो भी किसी और खेल के भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड होते ही नहीं, क्योंकि वो नेचर में ही नहीं होता। स्पोर्ट्समैन होता ही ऐसे ही है, मतलब जिधर मन किया चले गए। और ठीक है, कुछ गाइडलाइंस होती है उसमें तो रहते ही हैं, पर आपको 99% स्पोर्ट्समैन ऐसे ही मिलेंगे बिंदास। कम लोग होते हैं जो बातें बचा के कहते होंगे, सीधा ही कह देते हैं जो मन में आता है, तभी वो स्पोर्ट्स पर्सन है। मगर फिर भी मुझे कोई एक नाम बताइए ना जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, जो दिल में आता है बोल देता है बिना सोचे, और एक नाम मुझे वो भी बताइए जो सोच समझ के बोलता है। मेरे को सीधा तो वीरेंद्र सहवाग याद आता है, जो उसके मन में आता है ऐसे कहता हूँ, बिल्कुल बचाता नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और रोक के पहुँचने वाले में हैं काफ़ी लोग। मैं नॉर्थ के तो नहीं है, कम से कम नॉर्थ के तो दनादन बोलते हैं जो मन में आ जाए। अच्छा। हाँ, कुछ वेस्ट के कुछ लोग हैं तो थोड़ा ठीक से बोलते हैं, मतलब बचा के बोलते हैं। अच्छी बात है, सब बातें नहीं बतानी चाहिए। आप क्यों नहीं बता रहे हो? मैं तो बताता हूँ सारी। अरे नाम तो ये उनसे सीखा ना मैंने। तो दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं बताते हैं तो मैं भी क्यों बताऊँ। हमारे वाला था, हमने बता दिया। और अच्छा। नॉर्थ के तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो मन में आया बोल दिया। अच्छा, ये जाट वाली जो आपने बात बताई, क्या यही वजह है कि आप हरियाणवी में भी बड़ा शानदार बोल लेते हैं, कमेंट्री भी आई गेस? जी हाँ, मैं हरियाणवी करता हूँ और थोड़ी थोड़ी हिंदी भी करता हूँ। हरियाणवी मैंने पूरा IPL हरियाणवी किया, इंग्लैंड सीरीज मैंने की, थोड़ा बोल के बांग्लादेश। बताओ ना सर। ना जी, जो कर कहोगे मैं तो कर दूंगा, मेरे पे तो सारी बोल लिया मैं, और लट गड़ेगा आज। अच्छा। बहुत शानदार। दरअसल ये जो NCR में जो लोग रहते हैं ना, आप जैसे अभी गाड़ी लेके जाओ तो जो पुलिस वाला आपको रोकेगा ऐसे ही तो कहेगा, गाड़ी रोको, पहले कहाँ जा रहे हो, के नाम है थारा। बस यही हरियाणवी का पार्ट है। और देसी लैंग्वेज NCR में यही बोली जाती है। जो गांव से आए लोग हैं, जो शहर में आ गए हैं, वो शहर और गांव के बीच के हो गए हैं, और ये एक अलग ही लैंग्वेज है। इसमें हरियाणवी का बहुत ज़्यादा टच है, शायद इसीलिए मैं हरियाणवी बोल पाता हूँ वहाँ पे। मेरी हरियाणवी में थोड़ा UP मिक्स रहती है, तो लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। काफ़ी फीडबैक आए कि आप ऐसे रहिए, चेंज मत कीजिए। और हमें हरियाणवी और UP दोनों का टच मिल रहा है आपकी आवाज़ में। मतलब ये फीडबैक मेरे को है जो सुनने वाले लोग हैं उनसे। कमेंट्री में ये जो अलग अलग लैंग्वेजेस आई हैं, हमने पंजाबी में भी देखा, हरियाणवी में भी देखा, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ तारीफ भी करते हैं, ये मतलब आप इसको कैसे देखते हो? होता क्या है एक्चुअली, जब आप क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं तो एक बड़ी इसमें गंभीर बात है कि आपको क्रिकेट भी बोलना है, मैच की टेक्निक और जो भी गेम जहाँ जा रहा है वो सब बोलना है, और साथ में वो लैंग्वेज का फ्लेवर भी आना है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं Jio Hotstar के लिए किया था मैंने अभी, तो वी हैड फ्यू एंकर्स जो एकदम शुद्ध हरियाणवी बोलते थे, एंटरटेनमेंट रखते थे, जैसे किसना था और कुंडू था, ये लोग, एक विश्वास था, ये सब RJ हैं, और ये सब वो पार्ट बोलते, इसमें क्रिकेट नहीं होती थी। ये खूब हंसाते थे हमें, कई बार कमेंट्री करते करते हंसी आती थी, इतना हंसाते थे। देन वी यूज़ टू कम बैक ऑन क्रिकेट कि ये शॉट मारा, इसमें ये फुटवर्क है, अभी मैच में ऐसा होना चाहिए, और गेम की जो टैक्टिक्स हैं वो सब बात करते। तो वी यूज़ टू कंबाइन, बट कई बार हमारे मुंह से भी वही मजाक निकल गई, ले भाई शॉट मारा और घेर में चली गई टाइप। तो वो हंसते थे, यार आप मत बोलो, हम क्या बोलेंगे। तो बट इट वॉज गुड फन, एंड लोग, मैंने सुना कि काफ़ी लोग हरियाणवी सुन रहे थे, और हम शायद ऊपर की जो रेटिंग होती है उनमें अच्छा हमने स्कोर किया, ऐसा फीडबैक है लोगों से, और अच्छी चली। हरियाणवी क्या, हिंदी की एक्सटेंशन ही है, मतलब थोड़ा और करके, बट इसमें फ़न भी था और क्रिकेट भी थी, तो काफ़ी लोग सुन रहे थे। और काफ़ी क्रिकेटर्स ने मेरे को बोला कि यार बहुत मज़ा आ रहा था, बड़ी हंसी आती थी, और साथ में ना आप अच्छी क्रिकेट की बातें भी करते थे, क्योंकि हम क्रिकेट के लोग हैं तो जो सामने हो रहा है वो तो दिखता ही है ना, वो सब बोलते ही थे। स्टाइल थोड़ा चेंज था, बट हाँ आपको थोड़ा सा कई बारी ब्रेक लगाना होता था, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में कुछ स्लैंग ऐसे होते हैं जो आप एयर पे नहीं बोल सकते। तो वो एक दो बार निकलते निकलते बचे, वापस ले लिए। तो वही है, क्योंकि ये कमेंट्री में भी देखने में लगता बड़ा आसान है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होता है, टोन पे, कहाँ पे रुकना है, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ कम बोलना है, और हर एक स्पोर्ट की ना अपनी अपनी डिमांड होती है। आप जैसे हॉकी में कई बार गोल हो रहा हो तो आपको बहुत एकदम तेज़ जाना पड़ता है, और इसमें जब 6 या चौके लगते हैं तो अलग आपको आवाज़ करनी पड़ती है। फिर सामने के बार ग्राफिक्स भी आते हैं, और आपको यहाँ पे आपने देखा हो कमेंटर से लगा होता है तो 5-5 आवाज़ आते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टैट्स भी आते रहते हैं, और आपने किस मतलब
किसी को दिखा रहे हैं तो याद दिलाते हैं, भाई आपको सामने विराट कोहली दिखा रहे हैं, उनके बारे में बोलना, आप किसी और प्लेयर के बारे में बोल रहे हैं, या कोई दूसरा प्लेयर आ गया हम विराट के लिए बोल रहे हैं, तो फिर चेंज करना पड़ता है पिक्चर के हिसाब से। सो इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं शुरू में अब गया, मुझे लगा कि क्या है, तो मेरे क्रिकेट तो आती है, बोलता रहूँगा, लेकिन मुझे एक हफ्ते बाद समझ आया कि भाई बड़ी चीज़ें, हाइजीन है, कब आपने बटन दबाना है, कब आपने उसको म्यूट करना है, कब रुकना है, ओवरलैप नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स ए डिफरेंट फील्ड और मज़ा बड़ा आता है। अब सीखने लगा हूँ तो अब और अच्छा लगता है कि जैसे आप लोग अपने इसमें आपकी टोन का बड़ा रहता है, हाँ। कब बोलना है, कितना बोलना है, और बहुत सारी बातें आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। जब आप बात करते हैं कि क्रिकेट के बारे में, अब 2 लोग बैठ के क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन जब एयर पे बोलते हैं तो यू गॉट टू बी केयरफुल बिकॉज इट्स गोइंग टू एवरीवन। छोटे बच्चा भी सुन रहा है, बड़ा आदमी भी सुन रहा है, ऐसे लोग भी सुन रहे हैं जो गेम को पसंद करते हैं, तो आपकी तरफ से कोई लूज टॉक जैसा नहीं निकलना चाहिए, वो एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो वी आर ट्राइंग टू मैनेज दैट एंड आई थिंक वी वर रीजनेबली ओके। मैं समझ सकती हूँ सर, क्योंकि हम भी जब ब्रेकिंग पढ़ते हैं और अचानक से कोई ऐसी खबर आ गई तो लाउड एंकर हो जाता है, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, लेकिन वही ब्रेकिंग अगर किसी हादसे से जुड़ी हुई है, कहीं 7-8 लोगों की मौत हो गई है, तो वहाँ पे फिर आपको पिच डाउन रखनी पड़ती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, पर हमारा तो इतना ही काम होता है, आपको तो स्क्रीन भी देखनी है, क्या रिले हो रहा है और अभी कौन बोल रहा है, क्या तो बहुत एनीवे स्टफ है। मैं अपने व्यूवर से भी चाहती हूँ कि आप कॉमेंट करके बताओ कि सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज की कॉमेंट्री को आप एंजॉय करते हो। पंजाबी, हरियाणवी, अब तो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज, इवन भोजपुरी थी और पंजाबी थी, वहाँ पे गुजराती थी, मराठी थी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, ये तो मेरे ध्यान है थी, एक आध मैं मिस ना कर रहा हूँ, ये सब लैंग्वेजेस थी। आईपीएल में तो इट वाज गुड फन, हर तरह के लोग मिलते थे, बहुत सारे लोग मिले। आमिर खान वहाँ पे आए, रवि किशन आए, मनोज तिवारी आए, और मराठी एक्टर हैं जो बहुत हंसाते हैं वो आए, जाधव जो हैं बहुत फेमस हैं, और काफ़ी लोग आए। एक दिन पंकज भी आए थे, पंकज त्रिपाठी, आपके वाले त्रिपाठी, आप तिवारी हैं। और भी बहुत लोग आए काफ़ी। सिद्धू जी तो वहाँ होते ही थे, सिद्धू जी तो हंसाते रहते थे पूरे दिन, और दूसरे लोग भी थे, मतलब हर फ्लेवर के लोग थे। एक वहाँ पे उनका एक प्रोग्राम होता था जहाँ पे नॉर्मल लोग क्रिकेट भी करते थे, मस्ती भी करते थे, वो एक था, वहाँ पे लोग काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों से मिले। बट एक बात मेरे को बड़ी, मतलब सब लोग क्रिकेट इतना पसंद करते हैं, मैंने सोचा नहीं था, और हमें लगता था हम उनसे जाके मिलें, वो पहले से जानते थे, अरे भाई आपको तो देखते हैं, इतना टीवी पे देखा आपने आपको, और आप कैसे यार इतने 7 घंटे खड़े होते हो, ये सब। उनको हमारा ये जो हम एम्पायरिंग करते हुए खड़े होते हैं बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने कहा नहीं, ये मुश्किल नहीं है, जो मेंटली जो टफनेस दिखानी थी वो ज़्यादा मुश्किल है। मेरे से जनरल लोग यही बात करते हैं, 7 घंटे कैसे खड़े होते हो। मैंने बोला खड़े होना कुछ मुश्किल नहीं है, वो जो फोकस करना होता है और जो प्रेशर हैंडल करना होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकली तो मुझे कभी कुछ लगा नहीं, हाँ मेंटली आपको थोड़ा काम करना पड़ता है, बिकॉज नॉट ईजी। हमारे काम में तो एडिटिंग नहीं है, ना कोई रीटेक है, दनादन 50-60 कैमरे चल रहे होते हैं, और आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो सब इतना स्क्रूटनी होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेता है कैमरा जो ह्यूमन से नहीं पकड़ सकते। सो बट उसका जो मज़ा है वो फिर वो आपको नहीं है, वो हमें ही है, वो हमें पता है। जब हमारे रोंगटे अंदर खड़े होते हैं, वो जो फ्लेवर है वो आई थिंक यू कांट गेट इट। जिन लोगों ने वो 1 लाख आदमियों के बीच में खड़े होके खेले हैं या एम्पायरिंग की है, या जो इन्वॉल्व रहते हैं अंदर, वो जो फन है आई थिंक वो किसी भी जगह मिल नहीं सकता आपको। लेकिन आप एंजॉय कर पाते हैं जिस समय मैच चल रहा होता है? मैं जनरली, लोग कहते थे कि तू हंसता कैसे था, तो मुझे तो नहीं ध्यान आता, तो मुझे तो मज़ा आ रहा होता होगा तभी मैं करता था, नहीं तो बहुत बोरिंग होता तो मैं नहीं करता। मतलब हम तो चौके छक्के पड़ रहे होते हैं तो हम तो एकदम फन कर रहे होते हैं, पर मुझे लगता है एम्पायर तो उस समय भी वो फन नहीं कर रहा होता, वो देख रहा होता है कि ओके फाइन क्या चल रहा है, नो बॉल है कि नहीं, छक्का है या चौवा तो नहीं है। तो आप कैसे फन कर पाते हो बीच बहुत सारे रूटीन है, लेकिन क्रिकेट तो हम भी देख ही रहे हैं ना। अगर आपको स्पोर्ट्स में मज़ा आता है तो आप ढूंढ लेते हैं अपने 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 को इन्वॉल्व रखने का, अपने को उसमें गेम में मज़ा लेने का तरीका। हर एक का अलग हो सकता है। आते हैं मोमेंट जहाँ आप यू कैन ऑल्सो एन्जॉय एंड यू कैन रिफ्रेश योर सेल्फ, जो आपको आइस ब्रेकर का काम करता है, और आप वापस मैच में आते हैं फोकस करने। आप हर टाइम तो फोकस नहीं कर सकते ना, इट नीड टू बी स्विच ऑन स्विच ऑफ। वो हर एक आदमी कर लेता है, हर एक का अपना स्टाइल है। मैं तो खूब करता था, मैं तो हंस लेता था बीच में। मेरे तो काफ़ी लोगों ने बोला यार उधर मैच फंसा, आप दांत फाड़ रहे हो। मैंने कहा अच्छा मैच फंसा हुआ था क्या? ओह गॉड। तो ऐसे टाइम में जब इंडिया मैच लूज कर रही हो और बड़ा इम्पोर्टेंट फाइनल कोई मैच हो, तो दुखी हो जाते थे? नहीं, ये रहता था कि गलती ना हो यार, क्योंकि ना क्या होता है कि जब आप इंडिया का मैच करते हैं, खासकर इंडिया में, तो इट्स काइंड ऑफ यू नो वी हैव टू डू योर जॉब एज वेल। प्लस आपसे कोई ऐसा काम ना हो कि दूसरे वाले बोलें कि यार ये क्या इंडिया का अंपायर है, ऐसे करेगा। ऐसा भी ना हो कि आप इसलिए कि इंडिया का मैच और आप इंडिया को ही पेल दें, वो भी नहीं। तो अल्टीमेटली आपने रूटीन पे काम करना होता है, और शायद बाहर से आपको डिफरेंट लगता होगा, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा किसका मैच है। मुझे तो मैच और आउट नॉट आउट का ज़्यादा रहा कि कौन आउट है कौन नॉट आउट है, कहाँ से बॉल निकला,
कहाँ से मिस हो गया, वो सब, ये सब आई थिंक, क्योंकि आप लोग बाहर से देखते हैं, आप रहते होंगे इमोशनली, हम लोग ऐसे हैं जैसे इमोशन मर ही जाते हैं अंदर, बिल्कुल नहीं लगती, हम लोग ऐसे हैं जैसे डॉक्टर होता है, ऑपरेशन किया और अपने चला गया। हाँ, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई यूज टू डू, बट मरीज के साथ अब कई बार गलती भी हो जाती थी, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम हो गलतियाँ। ये गलती हो जाती थी वाली मुझे कोई ऐसी गलती आप बताइए ना कि आपको बड़ा दुख हुआ हो आखिर में कि ये नहीं होना चाहिए था बट हो गया। आई थिंक मैं इंटरनेशनल मैच की तो नहीं, एक बार मैं कोई प्रैक्टिस मैच, ट्रायल मैच कर रहा था दिल्ली में, तो कुछ होगा कोई एज ग्रुप का, और एक लड़के को मैंने आउट दिया, बाहर मुझे बोला सर मेरा थोड़ा बैट लगे, छोटा ही बच्चा था यार, मेरे को पता नहीं, मुझे नहीं पता लगा कि नहीं लगा, पर उसने कहा तो मैंने कहा बच्चा बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। ख़राब लगा, हो जाती है कई बार गलती, कई बार छूट भी जाते हैं, जब छूटते नहीं बताते, पर जब गलती तो बता देते हैं, ये भी है प्लेयरों का। तो मुझे रहा यार कहीं ऐसे तो नहीं हो गया, तो ऐसे रहता है कई बार अनजाने में कुछ, और ख़ासकर जब टीवी ना हो, कैमरा ना हो, तो इवन जो कह रहा है उसको भी नहीं पता और जो आप कह रहे हैं आपको भी नहीं पता, तो कई बार आपको डाउट रहता है 2-3 तक कि यार की गलती तो नहीं होगी थी बाई चांस, क्योंकि कई बार बहुत खासकर जब बैट पैड साथ में होते हैं तो नहीं पता लगता है कि बैट लगा कि पैड लगा। बट मेरा मानना है कि अगर कुछ गलती होती है तो मान लो और प्रोसेस पे काम करो कि कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, फोकस ख़राब हुआ या कोई पर्टिकुलर एंगल था जहाँ मिस कर गए। आई थिंक प्रोसेस पे काम करना चाहिए और कम बैक टू योर रूटीन, पार्ट ऑफ योर बिजनेस। फिर कभी ऐसा भी लगा कि काश, मतलब बाद में आपने सोचा हो अपने पहले के किसी डिसीजन को लेके कि काश तब डीआरएस होता अगर, तो बात कुछ और होती? अभी चलो आपने शुरू किया तो बताता हूँ। आप मेरे से पूछ भी रहे थे कोई किस्सा बताइए, ठीक है, वेरी गुड, मेरे को याद आ गया, तो नहीं याद आ रहा था। अभी मैं क्योंकि कमेंट्री कर रहा था जियो हॉटस्टार के लिए, बॉम्बे था मैं, तो मुंबई, तो मुझे एबी डेविल्स मिले। हाय मैन, यू आर हियर? आई सेड या, यू आर आल्सो हियर, वी आर इन बोथ इन सेम प्रोफेशन नाउ। You gave me out in Ranchi. I think it happens 12 years back, 10-12 years, maybe more. It was a playoff game of IPL. There was a ball of Ashish Nehra which pitched just maybe in, maybe out. It's like 50-50 call. And it was just strip, it was no DRS. So, पता नहीं वो आजकल जैसे कई बार होता है, रोहित शर्मा का पीछे हुआ बॉल आधी थी, थोड़ी बाहर दिखी बाद में, और किसी और की थी तो मतलब ऐसे रहा, ऐसी कुछ बॉल थी। तो मैंने बोला ए बी देयर वाज नो डीआरएस, आई थिंक यू आर आउट। आई थॉट आई वाज नॉट आउट, सो आई सेड फाइनली, आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉल, इट वाज 50-50 कॉल एंड इट कुड हैव गॉन आइदर वे। मैंने बोला इतने दिनों बाद भी याद है इसको? ही सेड नो, आई रिमेंबर दोज कॉल्स, इट वाज 50-50 एंड यू गेव मी आउट, बट नो कंप्लेंट्स, टाइट वन, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट इट वाज ए प्ले ऑफ गेम। और तो मैंने ए बी डिविलियर्स को आउट दिया था आशीष नेहरा की बॉल पे। आई थिंक आशीष नेहरा CSK से खेल रहे थे, तो कुछ कॉल्स होती थी पहले, जो डीआरएस होता तो अच्छा रहता ना, क्या पता मैं ठीक था, क्या पता वो ठीक था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे चला बहुत दिन, तो किसी पिक्चर भी आती थी, डालने वाले यही पूछते थे क्या ये बॉल अंदर नहीं है, कोई बोलता था नहीं है तो बाहर है, कोई कहता नहीं है तो अंदर है, तो तब लगता था डीआरएस होता। तो डीआरएस से देखो कितना फ़ायदा हुआ है, गेम में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ ख़त्म हो गई हैं। टाइट कॉल्स तो आज भी हैं, आज भी आप एम्पायर्स कॉल और सब बातें करते ही हैं, आज भी जो टाइट कैच होती है, जो ग्राउंड पे कितनी लगी कितनी नहीं लगी, अभी भी लोग हमेशा 50-50 कॉल होती हैं क्रिकेट में, वो ऑन द लाइन भी होती हैं। हाँ, लेकिन डीआरएस होने से वो सब गलतियाँ ख़त्म हो गई कि बॉल आधा फुट लेग स्टंप के बाहर पड़ी है और आपने आउट दे दिया, या आपको पता है कि क्लियर बाउंस होके गया बॉल, या बॉल ट्रैकिंग में बॉल इतना ऊपर से जा रहा है, तो वो फ़ायदा तो हुआ है। एंड डीआरएस ने गेम को बहुत ट्रांसपेरेंट किया, साफ़ किया है, और आपकी ज़्यादातर कॉलें ठीक होने लगी हैं, और साथ ही प्लेयर्स को भी पता लगने लगा कहाँ अपील करनी है कहाँ नहीं करनी। और आपको पता लगता है कि प्लेयर लोग भी कई बार ऐसे ही अपील करते हैं, उनको तो आसपास भी आइडिया नहीं होता, तो जैसे कई बार एम्पायर को नहीं होता, तो डीआरएस का फ़ायदा तो हुआ है, और देखने वाले भी सेटिस्फाइड रहते हैं, परसेप्शन अच्छा हुआ है गेम का। आप भी अगर आप मैच देखें तो डीआरएस है तो आपको जो आता है कहते हैं हाँ ठीक है मान लेते हैं लोग। तो आई थिंक डीआरएस ने गेम को थोड़ा क्लीन किया है, ट्रांसपेरेंट किया, और लोग परसेप्शन ठीक हुआ लोगों का, ओवरऑल गलतियाँ अच्छा है खेल क्योंकि इतना कम्पिटिटिव हो गया है, इतने सारे टूर्नामेंट है कि जरा सी मिस्टेक से गेम चेंज हो जाता है। तो आई थिंक डीआरएस इज अ गेम चेंजर इन दिस स्पोर्ट। बट मैं वो टीस समझ सकती हूँ एबी डिविलियर्स की, जो आपने अभी बोला, ही वाज एंजॉयिंग एक्चुअली, वो हंस रहा था, मजे ले रहा था। मैंने कहा याद कैसे है यार इसको? हाँ। मैंने किसी और को भी बोला कि इसको कैसे याद है यार, कहता नहीं वो तेरे को देख के याद आ गया उनको क्योंकि उसके बाद मेरे को मैंने बहुत मैच किए। आई थिंक कभी कभी कीपिंग भी करता था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद एबी डिविलियर्स ने कभी कभी कीपिंग भी की है, तो वो मैं देखता था कि जब मतलब मैं देता था तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होता था। He used to say no don't take, I know he is always close to accuracy, so don't waste your DRS। ऐसे भी किसी मैच में हुआ था, तो उसको पता था कि
ये किस लेवल की गलती करेगा, ये टच एंड गो वाली करेगा जो 50-50 होगी तो हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो आई थिंक ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी अ लॉट, ही यूज्ड टू टॉक टू मी अ लॉट, बट जब उसने अभी पीछे याद दिलाया तो मैंने कहा यार ये प्लेयर लोग कैसे याद रखते हैं। अच्छा, ये जब डीआरएस सिस्टम शुरू हुआ था, अब तो मुझे लगता नहीं है किसी को भी याद होगा, हम सब भूल चुके हैं। उस समय आपस में ये बातें होती थी ना कि अंपायर की जो इमेज है वो इससे कम हो जाएगी, उसकी अहमियत इससे कम हो जाएगी, तो तब ऐसा फील हुआ था? आपका नहीं पूछ रही हूँ मैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोग अभी पूछते हैं कि यार जब आप लोग कई बार आउट देते हैं और आपको फिर वो ऐसे करके रिवर्स करना पड़ता है, आपको लगता कैसे है? यार शुरू में बड़ा ख़राब लगता था भाई। शुरू में मेरे को ध्यान है, आई वाज इन कलकत्ता, आई डिड फर्स्ट गेम इन डीआरएस, इट वाज इंडिया इंग्लैंड वनडे। मैं और कुमार धर्मसेना थे, तब उतने प्रोटोकॉल भी याद नहीं थे हमें। तो मेरा एक गलत हुआ, और गलत ऐसे हुआ कि मेरे को ऐसे लगा कि मेरा गलत नहीं होना चाहिए, और मैंने वो शायद आउट दे दिया। फिर वो धोनी ने डीआरएस लिया, वो अभी भी मीम आता है। धोनी ना इधर थे, बॉलर सेंड पे थे और वो एंगल पे खड़े थे। युवराज बैटिंग कर रहे थे, युवराज भी जाने लगा लगने के बाद, क्योंकि बैट पे लगी थी। और तो मैंने देखा धोनी ने उनको कैसे किया, क्योंकि बैट्समैन कर सकता तो भी युवराज ने भी लिया। मैंने तब जाके, तो मेरा वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो इतना हल्का बैट में लगा था, मुझे लगा कि बैट ना मिस हो जाए मेरे से, और वो बॉल हल्का से ग्राउंड पे लग के चली गई, मैं मिस कर गया। तो प्रेशर था उन दिनों, मुझे बहुत ख़राब लगा कई दिन तक। आजकल तो आदत पड़ गई। आजकल तो कभी कभी तो मुझे लगता है एम्पायरिंग आसान हो गया। अब तो वाइड भी ऊपर चेक हो जाती है, 9 बॉल भी हो जाती है। आपको मैच के बाद याद भी नहीं रहता किसने कितनी बार छाती पे हाथ लगाया, क्योंकि अल्टीमेटली गेम पे फ़र्क पड़ा नहीं। भाई आपने कुछ किया, वो रिवर्स हो गया, वो ठीक हो गया। तो गेम पे तो मतलब क्योंकि रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो किसी को याद नहीं रहता। याद तब रहता है जब आपके करने से और आप चेंज ना कर पाएँ और मैच चेंज हो जाए। ये ऐसा पहले बहुत बारी होता था। तो वो एक फ़र्क है जो हाँ बिल्कुल, आपका डिसीजन खराब होता है, आपको रिवर्स करना होता है, फ़र्क तो पड़ता है। आजकल नहीं पड़ता क्योंकि आजकल सिस्टम में आ गया है, आदत हो गई है, आदत के आजकल तो सभी लोग कर रहे हैं, कौन कितने कम कर रहा है बस उतना रह गया है। क्योंकि जो टूल्स जो यूज़ करते हैं ना डीआरएस में, जो फ्रेम रेट है दे आर वेरी हाई, मतलब डिफ़िकल्ट टू हाइड एनीथिंग। छोटा मोमेंट भी कैच होता है जो ह्यूमंस मैच ही नहीं कर सकते वो। बट फ़ायदा ये हुआ है कि अंपायर अब आराम से, अंपायर को गालियाँ नहीं पड़ती अब, क्योंकि वो चेंज हो चुका होता है। हाँ। बस इतना होता है कि इसके इतने रिवर्स हो, इतने नहीं। तो आई थिंक मुझे कई बार लगता है पिछले 3-4 साल से ऑटो नो बॉल भी आ गया है, अंपायरिंग थोड़ी आसान हो गई है, खेल के लिए अच्छा है। अच्छा क्योंकि उस समय का मुझे याद है सर, जब ये शुरू ही हुआ था डीआरएस, और जब ऐसा होता था कि अंपायर का जो डिसीजन है वो बदल दिया जाता था बाद में, तो हम टीवी स्क्रीन पे बैठ के कहते थे देखा ये मिला हुआ होगा, ये अंपायर जरूर मिला हुआ होगा, ये तो डीआरएस नहीं आया होता अगर तो इसने तो हरा दिया होता अभी। मतलब हम आम आदमी ऐसे ही हम आपस में बात करते हैं। नहीं, पर ऐसा नहीं होता। अंपायर लोग बहुत जान लगा के अंपायरिंग करते हैं। हाँ ठीक है, हर एक की अपनी स्किल है, हर एक का कैलिबर है, परफॉर्मेंस वो अलग है, वो तो आप देख के बता सकते हैं कौन कैसा है। जिसकी कम गलतियाँ वो अच्छा अंपायर, बस इसको मैं ऐसे कहूँगा। हाँ। क्योंकि छोटी सी बॉल होती है, बड़ी स्पीड होती है बॉल की, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंपायर को देखनी होती है। शुक्र है भगवान का ऑटो नो बॉल आ गई है, वरना बहुत सारे मैचेस 5-6 साल पहले ऐसे थे कि एक मैच में 40 टेस्ट मैच था, 40 नो बॉल मिस करी अंपायर ने। और कोई बॉलर ऐसे होते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट होता है उनको पीछे से देखना। तो आई थिंक वो सब खत्म हो गया। अंपायर को अब नीचे देखना ही नहीं है, सामने देखना है, तो फोकस अच्छा हो गया है, गलतियाँ कम होनी चाहिए मेरे हिसाब से, शायद हो भी रही होंगी। तो ऐसा है, तो गेम को फ़ायदा हुआ टेक्नोलॉजी से। ये बहुत से बॉलर ऐसे होते हैं जिन्हें पीछे से देखना मुश्किल होता है, ये कौन से हैं, थोड़ा 1-2 नाम बताइए। लैंडिंग है कुछ ऐसी, जो कुछ लैंडिंग ऐसी होती है कि जैसे आपका फ्रंट फुट है, बॉडी ऐसे लैंड करती है कि बैक फुट कवर कर लेता, तो आपको दिखता ही नहीं है, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं फ्रंट फुट लैंड कहाँ हो रहा है। और क्योंकि एयर में पैर होता है तो आपको इमेजनरी 180 डिग्री की लाइन डालनी होती है। लॉट टेक्निकलिटी वो छोड़ दीजिए, तो मुश्किल है, बस इतना बता मैं तो दूं। नाम पूछना चाह हाँ रही जी, हाँ थी। जी, मुश्किल अच्छा, है। बहुत सारे बॉलर हैं जिनका पैर पड़ के स्लिप होता है, उनको पकड़ना मुश्किल है। अभी जैसे जडेजा ना अंदर से डालता रहता है, सडनली एक बॉल उसको एक पैर बाहर चला जाएगा, और वो 20 बॉल बाद आए, 50 बॉल बाद आए, 4 मैच बाद आए ना आए, ऐसे रहता है, उसको देखना पड़ता है हर बारी। सडनली एक पैर बाहर चला जाता है। आपने देखा होगा जडेजा की काफ़ी विकेट भी खराब हुई हैं 9 बॉल पे, टेस्ट मैचेस में भी। और हाँ। तो ऐसे बॉलर बड़े खतरनाक होते हैं जिनका एकदम से पैर आ जाए, तो वो ऑटो नो बॉल ने सब कवर कर लिया है। सो दैट्स अ गुड थिंग। हमने डीआरएस की इतनी बात की और आपने वो धोनी और युवराज वाला किस्सा भी शेयर किया, तो जब धोनी का नाम आ ही गया तो मुझे लगता है अब डीआरएस की बात हो रही है और धोनी का नाम आया तो हम ना पूछें, उसको तो धोनी रिव्यू सिस्टम ही कह दिया गया है इंडिया के अंदर। तो थोड़ा आप मुझे इसके बारे में थोड़ा समझाइए भी, और हम सब श्योर होते हैं, ये टीवी के इधर वालों को मैं बता रही हूँ कि अच्छा धोनी ने ऐसे किया तो मतलब आउट ही है, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये क्या, मतलब कैसे ये जादू है? एक तो क्या होता है, जो कीपर है वो बेस्ट पोजीशन पे होता है, कीपर अंपायर की तरह होता है।
दो ही लोग हैं क्रिकेट में जो जो ओपन चेस हैं, बाकी सब साइड ऑन है। फील्डिंग साइड ऑन है, बैटिंग साइड ऑन है, बॉलिंग भी साइड ऑन है, एम्पायरिंग भी ऐसे ही करके है और कीपर भी ऐसे ही है। तो दो लोग एक जैसे हैं। वो दो लोग ऐसे हैं जिनको पूरे दिन काम कीजिए, कभी बढ़ाई नहीं मिलेगी, जैसी गलती करेंगे बोल देंगे, क्योंकि कीपर भी कोई कैच लेगा तो बोलेंगे बॉलर का विकेट है, छूटते बोलेंगे इसने मरवा दिया। उनका क्या है, मुझे लगता है कि वो बहुत फोकस्ड रहते हैं, शांत हैं, जैसे आपने देखा। उनको ज़्यादातर लॉस पता है, उससे बड़ा फ़ायदा होता है आपको पिचिंग का और ये सब। और शांत रहते हैं तो वो असेस अच्छा करते हैं और रीड भी अच्छा करते हैं बैट्समैन को। बॉलर का भी पता रहता है कहाँ रहते हैं, इसीलिए उनके ज़्यादातर कॉल्स ठीक होते हैं और वो जल्दी नहीं करते, वो बहुत शांति से। ही इज़ लाइक ए मशीन एंड आई थिंक ही इज़ क्लोज टू एक्यूरेसी। उनके उनके जो DRS कॉल्स हैं बड़े अच्छे हैं, इसीलिए शायद लोग कहते हैं धोनी ने लिया तो ठीक ही होगा। उसका एक रीज़न और भी बता दूँ, फालतू अपील नहीं करते वो। आपने देखा होगा बहुत से कीपर कूदते रहते हैं, मैं नाम भी लिया था पीछे, अब नहीं लूँगा, क्यों? बहुत सारे मीम बन गए मेरे ऊपर। वो हर बॉल पे कूदेंगे यार, वो लोग आपको भी कंफ्यूज करते हैं, खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, अपनी टीम को भी वो लोग कंफ्यूज करते हैं कि पता नहीं आउट है कि नहीं है। आपने अभी देखा और DRS में काफ़ी लोग कभी भी ले लेते हैं यार, उनको कोई आइडिया नहीं है। धोनी इस मामले में बहुत अच्छे हैं और शुरू से ही हैं। हालांकि वो आदमी थे जिन्होंने DRS में बहुत देर में जाके हाँ करी, लेकिन जब उन्होंने हाँ करी तो वो देखो नंबर 1 है जज करने में, और आप सभी गवाह हैं इसके, उसमें मैं क्या बोलूँ, क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो उनकी परसेंटेज है करेक्शन की, वो काफ़ी है। ही इज़ टू गुड इन दैट। आई थिंक बहुत शांत है और रूल्स का आइडिया उनको है, और पिचिंग का और वो सब बहुत आइडिया रहता है कि बॉल पिच कहाँ हुआ, क्योंकि बॉलर को भी ऐसे ही गाइड करते हैं कि यहाँ बॉल डाल, यहाँ मत डाल। आई थिंक ही इज़ ए कीन ऑब्जर्वर ऑफ द गेम, तो इसीलिए शायद वो कब क्या देखना उनको पता रहता है और फालतू अपील नहीं करते, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं धोनी के लिए अगर कहूँ कि वो बॉर्न टू बी एम्पायर थे और वो क्रिकेट खेलने लगे, आई गेस अगर धोनी एम्पायर होते तो उनको फिर ऐसे कभी नहीं करना पड़ता। नहीं, ये तो आज की जो टेक्नोलॉजी किसी को भी करना पड़ जाएगा, तो आप छोड़ दीजिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कितना कम करें बस वो एक बात है। कोई अगर ये बोले एम्पायर की उसने गलती नहीं की, वो झूठ बोल रहा है, ये लिख लीजिए आप। अच्छा। हाँ जी, कम गलती करे वो अच्छा एम्पायर है। आप कैसे मैच कर सकते हैं? 150, 160, 155 बॉलें डालते हैं लोग, कितने, कई बार इतना टर्नर होता है बॉल, इतना स्क्वायर टर्न होता है, आपकी बॉडी कवर कर जाती है, कई बार बैट पीछे होता है, कई बार बैट घुमाए पीछे जाके बैट लग जाता है, नॉट पॉसिबल। आप मतलब आप देखो कई बार तो कैमरे भी आपको, कितनी कॉल्स हैं जहाँ आपको 6-6, 7-7 मिनट लग जाते हैं, रिप्ले फिर रिप्ले, फिर अल्ट्रा एज, फिर स्लो मोशन, फिर स्प्लिट स्क्रीन, जूम, ये वो, फिर भी नहीं पता लगता, फिर भी 50-50 रहते हैं लोग, है ना ऐसा? तो ह्यूमन कहाँ मैच करेगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्योंकि धोनी को तो हमने हमेशा मिस्टर कूल के नाम से ही जाना है, तो उनका भी एंगर लूज होते हुए, ये कूल लूज होते हुए आपने देखा है कभी? ऐसा कहीं बहुत ओपन नहीं था, लेकिन आई थिंक अग्रेशन सब में है, कम और ज़्यादा की बात है। अग्रेशन नहीं होगा तो आप अच्छा खेल ही नहीं सकते, मेरा तो बहुत मानना है। ये आउटडोर गेम है, अगर आप अग्रेसिव नहीं खेलोगे तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। शांत रहना और शांत दिखना अलग है, लेकिन खेल तो अग्रेसिव होकर ही खेलोगे आप। अग्रेसिव नहीं होगे तो शॉटे कैसे मारोगे? अग्रेसिव नहीं होगे तो तेज़ बॉल कहाँ से डालोगे? अग्रेसिव नहीं होगे तो तेज़ थ्रो कहाँ से मारोगे आप? अग्रेसिव नहीं होगे तो प्रेशर कैसे हैंडल करोगे आप? काम होने का मतलब है बैलेंस एग्रेशन, और आपने अपना एग्रेशन कहाँ कन्वर्ट करना है। एग्रेसिव तो होना पड़ेगा, नहीं तो आप आउटडोर गेम नहीं खेल सकते, फिर आपको इंडोर गेम खेल लीजिए आराम से। एग्रेशन शुड बी, मतलब ये तो कंपलसरी है मेरे हिसाब से। अब वो कंट्रोल एग्रेशन को कहाँ कन्वर्ट करना, वो एक अलग चीज़ है। आई थिंक अच्छा डाइजेशन है उनका, वो दिखने नहीं देते, लेकिन ही इज़ अग्रेसिव। हु सेड ही इज़ नॉट अग्रेसिव? ही इज़। और सबसे ज़्यादा अग्रेसिव कौन है देखने में? हाँ, मतलब तो हमारे वाले ही हैं, हमारे नॉर्थ के लड़के दिख जाते हैं, लेकिन ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एग्रेशन नहीं होगा तो कैसे खेलोगे आप? बॉडी लैंग्वेज में हमें लगता है विराट सबसे ज़्यादा नंबर 1 aggressive। फिटनेस एंड बॉडी लैंग्वेज, आई थिंक नो वन इज़ क्लोज। पहले युवराज होते थे, अभी भी हैं 2-3 लड़के बढ़िया हैं। हर एक का स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन हर एक की बॉडी लैंग्वेज को फॉर्मूला नहीं है। बस आप डल नहीं लगें, आपके शोल्डर्स डाउन ना रहें, और आप टीम में ऐसी नेगेटिव एनर्जी न लाएं कि आपको देख के दूसरे भी कहें यार ये हार गए यार। वो वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी हर एक का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज को सर्टेन फार्मूला नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज। अरे आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, बट यस एट करेक्ट टाइम इट शुड बी, आपके चिन अप हो, आपके शोल्डर ठीक हो, आप आंखें मिला के बात कर सकें, और आप घबराएं नहीं। गुड बॉडी लैंग्वेज, और क्या है। तो और बॉडी लैंग्वेज ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई सर्टेन फार्मूला नहीं है।
मतलब मैं ऐसे चलूँ इसका मतलब थोड़ी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, हाँ, ऐसा नहीं है। इट कैन बी डिफरेंट विद डिफरेंट प्लेयर्स को पीपल। भी सिखाया जाता है बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप डल ना लगें, आप ऐसे ना लगें कि आप बहुत डाउन हो गए और टीम के बाकी लोग रियलाइज़ कर लें कि यार ये तो मर गया यार, समझ गया, तो बाकी लोग पे फ़र्क पड़ता है। ऐसे ना हो, लेकिन आप ऐसे थोड़ी कि बंदूक लेके थोड़ी चलना है वहाँ पे। आप पॉजिटिव लगें, बस ये बॉडी लैंग्वेज है। जैसा मैंने बोला, हर एक की बॉडी लैंग्वेज अलग हो सकती है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज का, बहुत लोग बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब ऐसे दादा बन के चलना इज़ नॉट गुड, ऐसा थोड़ी कि वही बॉडी लैंग्वेज है। हाँ, यू शुड लुक पॉजिटिव। हर एक का बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हंसने का तरीका अलग हो सकता है। दैट्स इट। ये बॉडी लैंग्वेज से क्या प्रेशर बनाने की कोशिश भी प्लेयर्स करते हैं? क्या होता है कि टीम गेम है, अगर सब लोग डाउन लगें बहुत, जैसे कई बार आदमी थक के आता है ऑफिस से और वो एकदम आके बैठेगा जी पानी दे दो, तो लग जाता है ना कि यार ये थका हुआ है। अगर एक भी प्लेयर ऐसा टीम में रहेगा तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको कई बार आपकी टीम डाउन होती है, तब भी आपको मोटिवेट तो करना है ना, लोग शाबाश शाबाश करके थोड़ा आगे चल के बात करके वो सब रखते हैं, तो उस सब का फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक पॉजिटिविटी इन गेम इज़ मोर इंपॉर्टेंट, और बॉडी लैंग्वेज उसी का पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज अल्टीमेट ऑफ योर वर्क विच यू आर डूइंग, इट्स ए चेन 1 2 3 4, देन आउटकम इज़ बॉडी लैंग्वेज। इट कांट बी वैसे तो है और ऐसे करके घूम रहे हो, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है। वो आपके काम में भी दिखेगी, आपकी बैटिंग बॉलिंग में दिखेगी, आपकी फील्डिंग में दिखेगी, और आप कैसे अपने प्लेयर को एनकरेज कर रहे हैं उसमें दिखेगी। तो इट्स ओवरऑल इट्स आउटकम ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। एम्पायर को क्या किसी भी तरह से, दोस्ती से, जज्बात से, अब मैं बहुत ओपनली कहूँ तो लोग कहते हैं कि आईपीएल में अंबानी ख़रीद लेते हैं, वैसे किसी भी तरह से क्या अपने में मिलाया जा सकता है? नहीं नहीं, ये बहुत बेकार बात है, मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि मैं सिस्टम में हूँ और रहा हूँ और मुझे पता है इन बातों का कोई भी मतलब परसेंटेज पे भी कोई फ़र्क नहीं है। अब पता नहीं क्यों ऐसे बातें शुरू होती हैं, सुन के ख़राब भी लगता है। मेरे आसपास ही हो रही होती हैं कई बार, तो यार सुन के मैंने कहा क्या है यार, किस तरह की बातें करते हैं। आसपास भी नहीं है, ये सब बहुत ख़राब बात है। जैसे मैंने बोला कि इंडिविजुअल कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है उसका किसी और से क्या लेना देना। प्रोफेशनल हो भाई, वो अपने आप काम करते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, कौन चाहेगा उसको गाली पड़े, कौन चाहेगा गलती करें, और अच्छे खासे पैसे मिलते हैं एम्पायरिंग के, और इतना आजकल तो ग्लैमर भी है, आप टीवी पे दिखते हो। कितने पैसे मिलते हैं? नहीं वो रहने वो मैं कई बार बता चुका हूँ पहले। ठीक ठाक ठीक है, पैसे हैं, हाँ। अच्छे पैसे मिलते हैं, कोई क्या मतलब, हाँ। यू कैन हैव ए गुड लाइफ। अगर आप प्रोफेशनल एम्पायर आज की डेट में ऊपर के 20-25 एम्पायरों में है, तो आई थिंक यू आर लाइक गुड कॉर्पोरेटर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी नहीं है। सब वो सब ठीक है, वो सब बेकार की बातें हैं, ये सब रहने दीजिए। बहुत मीम सुने, मेरे भी मीम आए, मतलब एक मीम है वो मेरी फ़ोटो लगा रखी है किसी ने, और मेरे ही पैसे लिखे हैं। यार हद कर रहा हूँ मैं तो भाई। अच्छा, कितने पैसे लिए हैं ये भी लिख रखे हैं? मैं वो लिखा हुआ था फोटो लगा के, जैसे मेरी फोटो लगा के 30 करोड़ लिखा हुआ है किसी ने। अरे भाई मेरे को तो मतलब, हाँ। तो ये सब है। तो मीम वाली और व्हाट्सएप वाली दुनिया अलग है, ये बेकार है सब। इसमें कोई रत्ती भर भी दम नहीं है, बहुत बकवास में कहूँगा लोग करते हैं, नहीं करनी चाहिए। और ये इल्ज़ाम जो लगता है, और ख़ासकर पाकिस्तान की तरफ से लगाया जाता है कि भाई बीसीसीआई इतनी स्ट्रांग है तो इसलिए हर कोई उसकी सुनता है, उसके हिसाब से डेट्स फिक्स होती है, उसके हिसाब से वेन्यू फिक्स होता है, जो उनके फेवर का होता है वो किया जाता है। मैं आपको बताऊं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीसीसीआई का है, आप देखिए ज़रा, हमारे पास इतने ग्राउंड हैं, मुझे लगता है कि आज 30-32 ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ थोड़े से नोटिस के बाद, 3-4-5-6 दिन के नोटिस के बाद आप मैच करा लीजिए। एंड आई एम सेइंग, इतने ग्राउंड, वो विद फ्लड लाइट्स, विद ऑल द फैसिलिटीज़, टॉप क्लास ड्रेसिंग रूम, जिम, जो चाहिए आपको आईसीसी के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हैं। कहाँ मैच करेंगे वो लोग? हमारे यहाँ हमारे प्लेयर को जितने उनके प्लेयरों को फीस मिलती है इतना डीए मिलता है हमारे प्लेयर को। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सब कुछ तो ग्लोबल है, इट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। आप किसी को थोड़ी ना मूर्ख बना सकते हो। अच्छा काम करते तो यहाँ पहुँचे ना। और कई लोग तो, चलो मैं दूसरा टॉपिक निकाल देता हूँ, काफ़ी दूसरे गेम्स हैं जो क्रिकेट को कहते हैं कि सारा पैसा क्रिकेट में चला गया। अरे भाई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है क्रिकेट का, क्रिकेट तो गेम तो सब पहले ही थे ना। आप ध्यान करो 83 वर्ल्ड कप में आप सुनते होगे किससे कि पैसे इकट्ठे करके पैसे दिए, पैसे नहीं, ये कैसे आया गेम यहाँ तक? इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा है। जो बीसीसीआई का जो काम करने का तरीका है वो ज़्यादा प्रोफेशनली उन्होंने किया। सबके सामने फैसिलिटी सेम ही है, किसी को अलग से दी नहीं। अच्छा मैं आपको बोलूँगा मैच देख लो, आप देख लोगे क्या? आपका मन करेगा तभी देखोगे ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिमांड एंड सप्लाई। तो बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, अच्छा काम लोगों ने किया, अच्छे रिजल्ट दिए, प्रोफेशनली काम किया। आपके बीसीसीआई में अकाउंट्स के वो लोग हैं जिनको अकाउंट्स आता है, मैनेजमेंट के वो लोग हैं जो प्रोफेशनली हैं, क्रिकेट में वो लोग हैं जो किसी लेवल खेले हैं, वो सारे नॉर्म्स बने हुए हैं। और तो अब कोई परेशान रहे तो उसका क्या इलाज है? अब मैं नाम तो क्या लूँ किसी कंट्री का? मैंने बोला ना जितना हमारे यहाँ का डी है इतना उनकी मैच फीस है, तो रहने दीजिए।
अच्छा, जब ये सारी बात चल ही रही है तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या आईपीएल में कोई भी टीम ऐसी है जिसका मैच हो रहा होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिन मैचेस में जैसे मैं बताता हूँ, कुछ टीमें ऐसी हैं जिनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ऐसी 5-6 टीमें हैं, तो उनका एम्पायर पे तो मुझे पता नहीं, पर बाकी ओवरऑल पब्लिक बहुत इमोशनल रहती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत मतलब मैच में टिकट नहीं एक तो मिलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स हो गई। हाँ, 5-6 टीमें हैं, नाम लेने से थोड़ा ठीक नहीं रहेगा मेरा, लेकिन आपको पता है उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। अब देखिए ना, आरसीबी 18 साल से जाके जीती है, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग देखो उनकी, मतलब ये एक अलग ही है टॉपिक, इसको तो पता भी नहीं लगता कि कैसे ये होता है। आई थिंक विराट कोहली का क्रेज़ है तो, क्योंकि वो टीम के साथ हैं, तो ये बहुत से बड़ा डिबेटेबल है। और ये डिसाइड करना कि क्यों इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, हम लोग शायद पता नहीं, आप लोग पता करा सकते हैं क्योंकि आप टीवी वाले लोग हैं। पर है तो वो प्रेशर वैसे रहता है ओवरऑल, एम्पायर या किसी उस पर है, ये तो मुझे नहीं लगता। एम्पायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, उनको रहता है कि मैच ख़त्म हो, टाइम पे ख़त्म हो, जाके सो जाओ, उनको हार जीत से फ़र्क भी नहीं पड़ता यार। हार जीत से कोई हमें क्या मतलब, इंटरनेशनल वाले में भी नहीं फर्क पड़ता। उसका अभी थोड़ी क्या देर पहले मतलब है? आपने बताया ही था। उसका अपना काम है। आप अगर गाड़ी के ड्राइवर हो, आप जहाँ से शुरू करो, जहाँ गाड़ी जाके करनी वहाँ उतरे, ख़त्म। मेरे को क्या लेना गाड़ी में, बस में कितने चढ़े कितने नहीं चढ़े भाई। कोई फेवरेट टीम नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती, हो ही नहीं सकती ना यार। तो क्रिकेटर से आपको बता दूं, आपको क्या होगा कि किसी मैच में कोई इंसिडेंट हुआ, सडनली को प्लेयर आपको बहुत लगता था कि बड़ा शरीफ है यार, ये तो ऐसे भी करता है क्या, या कोई लगता था बड़ा वैसा है, लेकिन आपको कई बार सडनली इतने अच्छे से मिलेगा तो आपको लगेगा नहीं यार वो ठीक है, मैच सिचुएशन होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, लेकिन लड़का तो ठीक ही है। तो इट कीप्स चेंजिंग, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कभी। और अगर एज ए प्रोफेशनल मैं टीवी पे आ रहा हूँ तो मैं अपनी देखूंगा कि मैं किसी और की देखूंगा? तो मेरी अपनी प्राइड और मेरा अपना प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है कि कुछ और? अगर मैं प्रोफेशनल एम्पायर हूँ या रेफरी हूँ तो मेरी प्राइड इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे क्या लेना किसी से? नहीं, आप अगर टीवी एंकर हैं, टीवी का काम कर रही हैं, आपको अपने काम से लेना देना, आपको क्या मतलब? बस ऐसे ही है। आई थिंक इट इज़ विद एवरी प्रोफेशनल एंड इट शुड बी विद एवरी प्रोफेशनल। जो ऐसा नहीं है उसके सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। वो तो मतलब फिर मैं खराब शब्द कहना नहीं चाहता, उसका कोई काम ही नहीं है। तो भाई कान खोल के सुन लो, ऐसा नहीं होता है, किसी कीमत पे नहीं होता है। अंपायर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं होता है। तो जब कोई फेवरेट टीम नहीं है तो बायस्ड होने का कोई सवाल ही फिर नहीं खड़ा होता है। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है, अगर किसी के पास स्किल नहीं है, हाँ। किसी को कोई काम नहीं आता, वो फिर अलग बात है। उसको इधर है कि उधर से ना मिलाओ, उसे मिलाओ कि उसे आता नहीं भैया, उसका कैलिबर इतना है। तो किसी इंडिविजुअल की वजह से आप प्रोफेशन को पूरे को नहीं कह सकते। हाँ, उसको नहीं आती, वो सीख के आए, अच्छे से तैयार होके आए। ये पूरा जो इतने साल का आपका करियर है, मुझे कोई एक आप अपना फेवरेट प्लेयर बताओ ना, कौन है? ऐसा नहीं कह सकता मैं, ऐसे बहुत सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं जो नहीं है अभी सिस्टम में, तो वो आप मुझे अच्छे लगते थे। हाँ। आई थिंक धोनी इज स्टिल अमंग माई फेवरेट प्लेयर्स, द वे ही कैरी हिमसेल्फ, जो गेम का जो उन्होंने प्रमोशन एज ए प्लेयर, मतलब वैसे प्रमोशन नहीं की कमर्शियली, जो इमेज उन्होंने कैरी की है, जो लोगों में उनकी छाप है, वो मतलब अनबीटेबल है भाई। और या फिर सचिन, वो जो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो मैं अभी भी कभी आजकल के मॉडर्न प्लेयर से मिला नहीं पाता। अच्छा। हाँ, ये हालांकि सब प्रोफेशनल हैं, हम लोगों ने प्रोफेशनली काम किया है। बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो मेरे याद भी नहीं, जिससे पता लगता था कि नहीं यार, ये आदमी डिफरेंट है, ये ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन है। उनका जो रेस्पेक्ट का तरीका, काम से काम रखना, फालतू के लफड़ों में ना पड़ना, और गेम पे फोकस रखना, और गेम का अच्छा मतलब इमेज बाहर जाए दुनिया में, वो मेरे ख्याल दो प्लेयर का रिस्पेक्ट आउटस्टैंडिंग है, धोनी और सचिन। वो मैं हमेशा, तो मुझे किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन इनके साथ मैच करते हुए मुझे कई बार सोचना पड़ता है कि नहीं, आई थिंक दीज टू आर बियॉन्ड एवरीवन। तो फिर जब धोनी की रिस्पेक्ट और ये बात आपने की ही है, तो धोनी के साथ का कोई इंसिडेंट फिर हमें बताइए ना अच्छा सा। मैं बताता हूँ, मेरा डेब्यू था कानपुर। इट वाज नॉट डे नाइट, ये दिन का मैच था, पता नहीं कैसे। मेरा जो ओपनिंग मतलब डेब्यू मैच था वो डे मैच था। आपका डेब्यू मैच था? हाँ, जो मेरा एज इंटरनेशनल एम्पायर, ओडीआई जो मेरा पहला था। तो मैच खत्म हुआ, इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच था, और मैच सब टाइम पे रहा, सब नॉर्मल रहा। तो क्या हुआ कि स्क्रीन पे लिखा आता है डेब्यूटेंट। तो पहले तो मेरे को युवराज ने बोला कि आपका डेब्यू हो रहा है। मैंने कहा हाँ, कह रहा आपको तो इतनी बार देखा हमने। मैंने कहा तुमने आईपीएल में देखा है, इंटरनेशनल पहला देखा है, अभी तो पीछे मैच किया आपने राजकोट। मैंने कहा वो T20 था, तो अलग अलग होते, मन का अलग होता। फिर मैच के बाद धोनी आए तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा मैच किया, और आप क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऐसे करके चले गए। फिर दोबारा आए, फिर मेरे पास आए, फिर कंधे पे हाथ रखा, आप अच्छी एम्पायरिंग करते हैं, अपना स्टाइल चेंज मत करना एम्पायरिंग का। और उन्होंने कुछ नाम लिए, मतलब विदेशी कुछ नाम लिए, किसी को नकल मत करना, नेवर चेंज, आप ऐसे ही करते रहिए और कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने एक और इंडियन एम्पायर का नाम लिया कि मैंने उनको भी यही बोला है
इंडियन एम्पायर बहुत अच्छे हैं, इनको बदलने लगते हैं तो फिर उनसे गड़बड़ होती है, किसी को कॉपी मत करना। मैं बाहर डेविड बून रेफरी थे, रॉड टकर मेरे पार्टनर थे। पहले तो रॉड ने मुझे कहा, मैन ही वाज टॉकिंग टू यू ट्वाइस, ही डिड, ही नेवर डू दैट। फिर मुझे डेविड बून ने बाहर बोला कि क्या बात है, धोनी 2 बार बात की, क्या हुआ मैच में कुछ हुआ? का नहीं, वो वॉज हैप्पी विद माई एम्पायरिंग। इट्स रेयर दैट ही केम ट्वाइस एंड टॉकिंग टू यू। मैंने कहा नहीं, वो एम्पायरिंग की बात कर रही थी, अच्छी हुई इस मैच में। तो मेरे को तभी इम्पैक्ट आ गया कि आदमी थोड़ा अलग है। और उसने कुछ ऐसी बातें कही जो एम्पायरिंग से अलग थी, कि कॉपी मत करना किसी को, बाहर के लोगों के पीछे मत भागना, आप जैसे हैं वैसे ही रहना। और मैंने दूसरे एम्पायर को भी यही बोला है कि इंडियंस को चेंज होने की जरूरत नहीं, दे आर ऑलरेडी स्किलफुल। तो कितने अलग बात थी उनकी। मतलब ये भी कह सकते थे कि वेल डन, या ये भी कह सकते थे जो आपने सबसे बढ़िया कर दिया, आप जैसा एम्पायर नहीं देखा, वो सब भी नहीं कहा। बड़ी सेटल्ड और बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे समझ आई कि हाँ, इनकी बात में दम है। तो आप ऐसे इमेज बनाते हैं किसी की। उसके बाद ऑफकोर्स बहुत सारे मैचेस किए, हाँ। 2-4 बार खचर पचर भी हुई मैच में। अच्छा, हो जाती है वो कभी, धोनी के साथ? हाँ हो जाती है, ओवर रेट पे हो गई कभी। नहीं, मुझे तो पता करना है। नहीं वो ओवर रेट पे हो जाती है कई बार। हाँ। तो ओवर रेट पे जनरली सब कैप्टन लोग कई बार होते हैं कि नहीं सर वो टाइम देख लीजिए, वहाँ पीछे छक्का गया था, वो टाइम लिखा कि नहीं लिखा, वो बैट्समैन ने पानी बहुत देर पिया, वो सब बातें होती हैं। बट वो पार्ट वो तो है, गेम का पार्ट है, वो चलता रहता है। तो ऐसे नोक-झोंक हो हाँ, जाती है? नोक-झोंक नहीं कहते, वो डिस्कशन होता है, इसमें कई बार हैप्पी नहीं होता प्लेयर। ओपिनियन डिफर कर सकती है जब 2 आदमी, भाई फील्डिंग वाले को अपने हिसाब से लगेगा, अंपायर क्योंकि दोनों तरफ से देख रहा है, कुछ इंसिडेंट वो नोट करते हैं, तो इस तरह की बात होती है कई बारी। तो हुआ ऐसे कई बारी, वी डिसएग्री है ना, एग्रीड लेटर ऑन, वो सब चलता है, वो गेम में रहता ही है। वो तो सब प्रोफेशनल, सब अपना काम करते हैं, वो भी उनकी भी टैक्टिक होती है, उनका भी प्रेशर डालने का तरीका होता है। हाँ। हम कैसे ऑब्जॉर्व करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो रहता है मैच में। वो सब हुआ कई बारी, लेकिन फिर वो सॉर्ट आउट हो गया हाथों हाथ ही, या 2 दिन बाद हो गया। एंड आपकी ओवरऑल फिर इमेज बनती है प्लेयर्स के बीच में कि ये एम्पायर ऐसा है, यार ये प्रेशर में नहीं आता, या यार ये ठीक ही है, मतलब दैट्स हाउ परसेप्शन क्रिएटेड अबाउट सर्टेन ऑफिशियल। तो वो सब रहता है। अब यही मैंने अभी आपसे पूछा था कि एम्पायर के ऊपर प्रेशर होता है, तो आपने मना कर दिया था। अब आप कह रहे हैं कि प्लेयर्स आपस में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो ये एम्पायर प्रेशर में नहीं आता, ये दोनों कैसे हो सकता है? देखिए, एक होता है प्रेशर में रहना, प्रेशर में रहना जरूरी है, नहीं तो आप अच्छा काम नहीं करेंगे। एक होता है प्रेशर एब्जॉर्व करना, ठीक है, ये तो ठीक है। एक होता है प्रेशर ले लेना, और प्रेशर ले लेके चरमरा जाना, उसे कहते हैं प्रेशर। ये कैसे होता है, चरमरा कैसे आप जाता है? बहुत सारे प्लेयर हैं प्रेशर मैच में वो कुछ और तरह खेलते हैं, नॉर्मल में मारते रहेंगे, जिस दिन प्रेशर आएगा वो 0 बनाते हैं, या वो इतनी बॉलें खेल लेंगे कि मैच ही झंड हो जाता है जब तक। इसे कहते हैं प्रेशर लेना। प्रेशर इज गुड फॉर अ परफॉर्मेंस, लेकिन प्रेशर लेके और प्रेशर को आप संभाल ही ना पाओ, टूट जाओ, उसे कहते हैं ये प्रेशर में आ गया भाई। तो ये है प्रेशर। प्रेशर तो होना ही चाहिए, प्रेशर नहीं होगा काम कैसे करोगे? फिर तो आप अलसा जाओगे, फिर तो सो जाओगे आप। बट प्रेशर कहीं आपके दिमाग में तो नहीं चढ़ गया, आपका कहीं परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज प्रेशर। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट प्रेशर। अच्छा, धोनी ने जो ये कहा कि आप विदेशी एम्पायर जैसे मत हो जाना, उनका रंग न चढ़ जाए आपके ऊपर, तो ये क्या डिफरेंस क्या है? क्या होता था कि हर एक कंट्री का अलग कल्चर होता है काम करने का। हाँ। अभी भी बहुत सारे लोग आउटसाइड वर्ल्ड में समझते हैं कि इंडियन एम्पायर्स एट पार नहीं है हमारे, जबकि ऐसा नहीं है। इंडियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत टाइम से अच्छा कर रहे हैं। अब तो लोग मानने भी लगे हैं। अब तो सब इतने IPL में आप देखते हैं और भी जगह देखते हैं, इंडियन एम्पायरिंग इज लाइक ऐसी है जैसी बाहर के लोग करते हैं। बट वो थोड़ा है ना, हम पे पहले शासन किया ना बाहर वालों ने, वो रंग चढ़ा अभी कुछ लोगों पे, वो उतरना ज़रूरी है। तो वो वही कहना चाहते थे कि आप इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आर पीपल आर वेरी गुड। ऐसे दिनेश कार्तिक ने बोला एक बारी मेरे को, हाँ। कि इंडियन एम्पायर्स आर गुड। हमारे इतने मैच होते हैं, इतनी क्रिकेट होती है, इतनी टर्नर पिचेस पे हम लोग अंपायरिंग करते हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी आपको पता ही है। अभी भी हमारे रणजी ट्रॉफी टीम में बहुत सारी ऐसे हैं जो बहुत सारी इंटरनेशनल टीमों को हरा दें वर्ल्ड क्रिकेट में। तो हम लोग का स्टैंडर्ड अलग है, वो दिखता भी है। तो दे वर जस्ट गिविंग कॉन्फिडेंस कि आपको कुछ बहुत बदलने की जरूरत नहीं है। धोनी के खेलने के ऊपर, क्योंकि एक तरफ तो धोनी की वो इमेज है जिसमें वो बिल्कुल भगवान जैसे हैं, और दूसरी तरफ अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, या उनके खेल की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की परफॉर्मेंस पे अब असर पड़ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका क्या नज़रिया है इसके ऊपर? यार वो जिस भी टीम होंगे वैसे एसेट हैं वो, मतलब आपको ना अंदर एक ऐसा आदमी मिला होता है जो पूरा गेम मतलब परफॉर्मेंस बढ़वा सकता है लोगों की। और आप ना, एक क्या होता है, सब फोकस उनका बैटिंग पे चला गया लोगों का, कि वो बैटिंग कम करने आ रहे हैं। फिटनेस भी तो होती है ना एक आदमी की, वो तो उन्हीं को पता होगा, वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे। लेकिन आप उन्हें कीपिंग क्यों नहीं याद करता कोई? जो वो कीपिंग करते हैं कोई नहीं करता भाई।
जो स्टंपिंग रन आउट करते हैं उनका पेस है, वही आप कीपर दूसरे को दीजिए तो बैट्समैन अंदर पहुंच जाता है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। ये आदमी छोड़ता नहीं है। आप कीपिंग की और उनकी कप्तानी की बात कीजिए ना, जो जो गेम वो कैसे वो दूसरी टीम पे प्रेशर डालते हैं, कैसे वो बॉलर्स को गाइड करते हैं। और क्योंकि मैंने अपने सामने देखा बहुत सारे बॉलर जो हमारे आज बहुत बड़े बॉलर हैं, उनकी परफॉर्मेंस में उनकी जो लाइन लेंथ का जो आज कंट्रोल है उसमें धोनी का बहुत रोल है। खासकर स्पिनर्स को जो उन्होंने बॉलिंग करने का तरीका बताया, यहाँ डालिए, ये फील्ड चाहिए, वो सब मेरे सामने हो रहा होता था। तो इज एसेट फॉर एनी टीम। और T20 में कितने आदमी आपको चाहिए बैटिंग करने के लिए? सही वो बात। 10 आदमी भी कम पड़ गए क्या? किसी पहले के प्लेयर को आप बताओ 20, वो कहेगा इतनी देर तो मैं ही बैटिंग कर लूँगा। तो गेम हमारा थोड़ा इस तरह चेंज हो गया, शॉट्स ज़्यादा आ गए हैं। नहीं तो 20 ओवर में 10 आदमी कहाँ आउट होते हैं जी? ठीक बात। हाँ 20 ही ओवर तो हैं। हाँ वो तो शायद रन रेट के चक्कर में आजकल हो जाते हैं, वरना 20 ओवर तो एक ही आदमी ना आउट हो पुराने वाला। तो आई थिंक उनके रिटायरमेंट रहो तो उनका फैसला है। हाँ। बट यार वो जब ग्राउंड में आते हैं सारा स्टेडियम पीला हो जाता है भाई। ऐसे थोड़ी ना लोग पीछा करते हैं किसी का, कुछ तो है उनमें। ठीक और आप है। लोग उनकी कीपिंग की बातें नहीं करते, मुझे बड़ा खराब लगता है। इज आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर एंड ए ग्रेट कैप्टन। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे पुराने प्लेयर हैं वो ही कमेंट्री बॉक्स में हैं, वो ही आपको देख के मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छा एम्पायर बनने के लिए एक अच्छा प्लेयर होना ज़रूरी है। तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि धोनी कभी इन फ्यूचर कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ बैठे दिखाई दें, अंपायरिंग कभी करते दिखाई दें, कुछ ऐसा लगता है? अंपायरिंग का तो आई डाउट, बिकॉज अंपायरिंग में बहुत टाइम लगता है और डिफरेंट टेम्परामेंट चाहिए, आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। और DRS जज करना और ओवरऑल अंपायरिंग करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कमेंट्री कर सकते हैं वो, और उनके ऊपर है भाई, वो जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन कंट्रीब्यूट द गेम इन लॉट ऑफ वेज। उनके ऊपर है क्या उनको पसंद हो, कमेंट्री तो कर ही सकते हैं। कमेंट्री क्या है? कमेंट्री में तो आप जो आपने सीखा है, जो आपको पता है, जो आप गेम की अच्छी समझ है वो बता सकते हैं। हाँ कमेंट्री तो कर ही सकते हैं। कमेंट्री में तो सारे क्रिकेटर आते ही हैं। हाँ। कुछ कम टाइम के लिए आते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए आते हैं। अभी मैंने आपका जो कमेंट्री वाला पार्ट है ना उसको बड़ा टच नहीं किया है, मैं आगे उसके ऊपर भी आने वाली हूँ कि वहाँ अंदर क्या क्या आपको क्या एक्सपीरियंस है, दोनों में से क्या बेहतर, ये अभी मैं आती हूँ इसके ऊपर। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगला इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन आपके हिसाब से कौन हो सकता है, क्यों भी बताइएगा। ये बहुत मुश्किल सवाल है। ऑलरेडी इस पर बहुत, अभी गिल अच्छा कैप्टन है, अगर वो अच्छा करेगा तो क्यों नहीं। उसने अभी फ्रेंचाइजी कप्तानी करी है, अच्छी थी, सफल कप्तानों में है। ठीक है वो लोग नहीं पहुंचे फाइनल, वो सब ठीक है, लेकिन आई थिंक ठीक किया उसने काम, और उसको टाइम देना चाहिए। बहुत जल्दी कमेंट करना आई थिंक हार्श होगा उसके साथ। सेटल्ड लगे मुझे काफ़ी, वाइस कैप्टन रहे हैं वो, चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे। आई थिंक ही वॉज कंट्रीब्यूटिंग वेल, तभी कप्तान बनाया होगा। और मुझे मानने की जो बन गया उसको ना छेड़ें कुछ दिन, उसको थोड़ा दें, एक लॉन्ग रोप दें, उसको करने दें कुछ दिन, और कर करके काम आता है। ऐसा कौन सा काम है जो पहले दिन से आ जाता है? कौन है जो पहले दिन से, और क्या करके आता है भाई? तो कर करके कोई एम्पायर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अंपायरिंग तो ऐसे ही है, बिल्कुल बन सकता है। कौन है जिसने पहले दिन ही माँ की पकड़ा और सब कुछ आ गया? कोई भी कर सकता है। अभी वॉइस एंड वर्डिक्ट शुरू किया हम लोगों ने, आप कोई भी कमेंट्री सीख सकता है, कोई भी अंपायरिंग सीख सकता है। हम लोग अंपायरिंग का जो तरीका है, कैसे अंपायर लगना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, और प्लेइंग कंडीशन कैसे होती हैं। प्लेइंग कंडीशन का वो कौन सा पार्ट है जो है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, उसको एनफोर्स करना होता है। अप्लाई करना तो एक कि आपने उठाए चलान कर दिया, एक होता है वो काम हो ही ना, आपको समझ हो गेम की और खेलें आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खेले नहीं हैं लेकिन अच्छे एम्पायर हैं, और खेलने का फ़ायदा होता है, वो मान सकता हूँ, लेकिन वो खेलने का फ़ायदा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम की तरह ही है। दो बिल्कुल डिफरेंट जॉब हैं। ये नहीं कि आपने अगर आपके बहुत सारी सेंचुरी क्रिकेट में है तो आप अच्छी एम्पायरिंग कर लें, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल अलग काम है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आप पायलट हैं बहुत बड़े और बहुत सारे आपने किए हैं, लेकिन आपको गाड़ी सड़क पे चलानी है, तो आप ही बोले मैं तो प्लेन उड़ाता हूँ, गाड़ी क्या है, लेकिन गाड़ी अलग है, यहाँ ट्रैफिक दूसरी तरह का है। हाँ। आपको ये और तरह के दोनों फील्ड हैं। एडवांटेज है आपको, वो ड्राइविंग सेंस वाला तो रहेगा, लेकिन काम बिल्कुल अलग है। लेकिन आप सीख सकते हैं। आप अगर थोड़ी तैयारी करके एम्पायरिंग शुरू करें तो बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, फिर घूम फिर के वो बॉडी लैंग्वेज भी आ जाएगी, वो बहुत बात कर ली। हाँ। वो भी है, फिटनेस भी है। हाँ। और गेम की समझ, हाउ टू इम्प्लीमेंट पर्टिकुलर लॉ, क्योंकि लॉ का कितना पार्ट यूज़फुल है वो भी देखना है, और लॉ को आप कब अप्लाई करें, कब उसको अप्लाई करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अगर आपको अच्छी समझ है गेम की तो आप थोड़ा प्रोएक्टिव रहें, शायद वो ज़रूरत ही ना पड़े, आप पहले ही संभाल लें गेम को। और
आपस में कोऑर्डिनेशन दोनों अंपायरों का, 3 हो गए आजकल तो 4 अंपायर हो गए हैं, वो सब कोऑर्डिनेशन आपस में कब बात करनी है, अगर एक अंपायर डाउन हो तो दूसरा कब उसकी हेल्प करे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये मुझे ऐसे नोटबुक की तरह लग रहा है कि आप बहुत एक एक करके सारे। चैप्टर मुझे बताते जा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं व्यूवर्स को बता दूं, वॉइस ऑफ वर्डिक्ट अभी सर ने वॉइस एंड वर्डिक्ट, वॉइस एंड वर्डिक्ट अभी सर ने शुरू किया है और उसका मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंटेटर बना सकें, राइट। और ये भी मैं बता दूं कि इस फील्ड में लड़कियों की बड़ी कमी है, तो आई गेस क्रिकेट आजकल बहुत सारी हो रही है, विमेन ना बहुत क्रिकेट होने लगी, लेकिन उतने हैं नहीं ऑफिशियल्स, खासकर अंपायर तो उतने नहीं हैं। तो वो एक फील्ड है जहाँ पे लोग आना चाहें तो आ जाएं, खासकर क्रिकेट बैकग्राउंड के हो तो और भी अच्छा है। और जब मैं क्रिकेट बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो ये नहीं कि खेलने वाले ही हों, जिन्होंने क्रिकेट अच्छे से देखा हो, जिनको समझ हो, जिनके घर में कोई खेलता हो, ऐसे भी लोग होंगे। और क्रिकेट बहुत सारे लेवल पे होती है, मतलब आप इंडिया छोड़ दीजिए, आईपीएल भी छोड़ दो, उसके अलावा आप निकलिए बाहर, हर जगह मैच हो रहे हैं, कॉर्पोरेट के बहुत मैच होते हैं, क्लब के बहुत मैच होते हैं, और अच्छे मैच ऑफिस की हर जगह ज़रूरत है। मतलब अब हर आदमी तो वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन क्रिकेट तो इतनी ज़्यादा हो रही है। जैसे आप इसको ऐसे लगाइए, बैट बनाती कंपनी कोई, वो कोई 500 आदमी को थोड़ी बैट बना रही है, तो बना रही है 100 करोड़ के लिए बैट, तो हर डिग्री का बैट है ना, बैट की ज़रूरत तो है। ऐसे ही बिना अंपायर के तो मैच नहीं होगा, ऐसा ही है। तो आप देखो कितनी क्रिकेट होगी है, क्रिकेट पहले से कितनी बढ़ गई है, अपने आसपास देखिए आप। मैं तो कहता हूँ जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं उसके यहाँ भी नीचे मैच हो रहा होता है। अंपायर तो हर जगह चाहिए। और मुझे तो इतने सवाल आते हैं आजकल, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, मेरा सर भरना जाता है यार, बिल्कुल कुछ नहीं पता क्या लोगों को। अच्छा। और मैं जवाब देता हूँ कभी कभी, बीच में कॉमन क्वेश्चन तो मैं देता रहता हूँ। मेरा जो चैनल है उस पर मैं देता रहता हूँ, मेरा चैनल है यूट्यूब एम्पायर्स कॉल बाय अनिल चौधरी, और इंस्टा पे मैं हूँ अनिल चौधरी .13, वहाँ भी जवाब देता रहता हूँ। और मैंने काफ़ी आईपीएल में काफ़ी, मैं रौनक ने शो किया था, हम अभी भी फिर कुछ करेंगे हम लोग, उसका भी नाम है DRS बाय अनिल चौधरी, वो है। तो ये सब चीज़ें आप, काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो समझ नहीं आ रहे हो, लोग देख सकते हैं वहाँ पे। मैं कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई करने की। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड और किताब वाला नहीं छापता मैं। अभी जैसे कैच का भी नया रूल आया तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको 3-4 बार पढ़ के भी कहेंगे यार मतलब क्या है, तो जो छोटा सा मतलब बस मैं उतना बता देता हूँ। थोड़ा हमें भी बताइए ना, क्योंकि हमें मतलब शुरू में ऑनेस्टली जब मैंने जैसे पहली सिर्फ हेडलाइन पढ़ी तो मुझे तो लगा फाइन इसको रद्द ही कर दिया गया है, अब हो ही नहीं सकता है। फिर आपका ही वीडियो मैंने देखा जो आपने इंस्टाग्राम पे बनाया कि आई गेस एक बार अगर आप अंदर चले गए हैं बाउंड्री लाइन के। मैं बड़े अच्छे से बता देता हूँ, प्लीज, जो लोग देखेंगे पूरा देखेंगे। देखिए बेसिक चीज़ें 2-3 हैं। एक तो जो टेक ऑफ है, जब प्लेयर जंप लेता है वो पहली बार अंदर से लेता है, वो पहले भी ऐसे वो चेंज नहीं हुआ। और कैच आप जब लेंगे फाइनली वो अंदर ही फिनिश होती है, वो भी चेंज नहीं हुआ। तो 2 बेसिक चीज़ें सेम हैं। 2 चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं। जिस आदमी ने पहले टेक ऑफ किया और बॉल को उछाला बाहर, वो बाहर चला गया, जैसे आजकल बहुत लोग जाते हैं बाहर, जाके उसने जंप किया, एयर बॉर्न, उसने बॉल को टच किया, ठीक है। पहले वो कई बार करते थे, उसको बनी होप वर्ड यूज़ करते हैं, वो नहीं होगा, एक ही बार मारेगा वो, ठीक है। ये पहला चेंज। दूसरा चेंज, पहले क्या था, आपने ऐसे उसको उछाला, दूसरा कोई आदमी अंदर, उसने कैच ले लिया, वो भी अंदर है तो सब। अब क्या होगा, जब वो कैच लेगा इसको भी अंदर होना चाहिए, इट शुड लैंड इनसाइड। मतलब ये नहीं कि मैं 5 फुट बाहर से ऐसे उछाल दूं, मैं तो उधर ही रहूँ, अंदर दूसरा आदमी कैच ले ले। काफ़ी डिबेट हुआ तो उन्होंने कहा अनफेयर है, तो अब उसका भी अंदर होना जरूरी है, या खुद भी वो कैच ले तब तो ऑफकोर्स वो अंदर हो गई। तो ये 2 चेंजेस हैं, और 2 चीज़ें पहले वाली सेम है, ये लॉ है, सिंपल, शानदार। हाँ। अब जब लॉ के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताइए कोई ऐसा रूल क्रिकेट का जो आप सोचते हो मेरा बस चले तो मैं बदल दूंगा। जैसे ये जो अबव वेस्ट बॉल है ना, जो कमर से ऊपर जो बॉल आती है, इसमें अभी तो चल आईपीएल में तो DRS आ गया, बाकी क्रिकेट में नहीं है, इंटरनेशनल में ऑटो बॉल जैसे आ गई है बाकी क्रिकेट में, कि टीवी एम्पायर ये देख लेता है पैर बाहर है कि अंदर है, वो अपने आप ही देता है, अंदर के एम्पायर को देखने की जरूरत है। ये बॉल भी वहीं जानी चाहिए। कोई भी गेंद जो अबव वेस्ट है या नहीं है, टीवी एम्पायर ऊपर से बता दे कि ये नो बॉल है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े पेस पे उसको जज करना कि कमर के ऊपर है कि नहीं है। खासकर प्लेयर कई बार झुक के मारते हैं, कई बार आगे निकल के बॉल को मारेंगे, वो जो पैराबोला जैसा बनता है वो डिफ़िकल्ट है स्क्वायर लेग एम्पायर के लिए। आई थिंक ये एक रूल है जो एकदम चेंज होना चाहिए, और ये टीवी एम्पायर को चला जाना चाहिए। ऑटोमेटिक एवरी बॉल शुड बी चेक्ड। मैं व्यूवर्स से सवाल भी इसी के साथ पूछ लूं कि आप भी अगर ऐसा सोचते हैं तो कमेंट करके आप हमें येस में बता सकते हैं कि जी हम भी अनिल सर के साथ हैं, हम भी ऐसे ही सोचते हैं, तो वो आप मुझे प्लीज। क्योंकि मैंने एम्पायरिंग किया तो मुझे पता है स्क्वायर लेग पे कितना मुश्किल है इसको जज करना, क्योंकि बॉल आपके सामने ऐसे निकलती है, और 150 पे या फ्लाइटेड बॉल जो ऐसे आ रही है, और बैट्समैन भी आगे चला जाए, कई बार बैट्समैन बैठ जाए, कई बार रिवर्स स्वीप मारे, बहुत मुश्किल होता है कि कमर के ऊपर है कि नहीं है, क्योंकि जो रूल है वो अपराइट है, मतलब खड़े होके वो सब गैस करना। इसीलिए आपने देखा आईपीएल में तो बहुत अच्छा मूव किया उन्होंने, इसको DRS पे डाल दिया, बट बाकी क्रिकेट में अभी नहीं गई है।
तो वहाँ भी ऑटोमेटिक चली जानी चाहिए। टेस्ट मैचेस में, वनडेज में, जो बायलैटरल टूर्नामेंट होते हैं, सब जगह वो नो बॉल, ऑटो नो बॉल की तरह टीवी एम्पायर को चली जानी चाहिए। इससे गेम को बड़ा फ़ायदा होगा, एम्पायरों को बड़ी आसानी होगी, क्रिकेटर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। हम इसके ऊपर चर्चा करें कि कैसे कोई अंपायर बन सकता है या कैसे कोई कमेंटेटर बन सकता है, उसके पहले मुझे आप बता दीजिए कि आपका फेवरेट रोल इन दोनों में से क्या रहा है। हाँ, ओके। मैं अंपायर रहा हूँ अभी तक, तो अंपायर ऑफ कोर्स मेरा नंबर में रहा। उसमें मतलब मैं ये नहीं कहूँगा तो मैं जो भी आज हूँ तो अंपायरिंग की वजह से हूँ, नहीं तो मेरे को कोई नमस्ते ना करे। हाँ। और कमेंट्री एक अलग फ्लेवर है जो मेरे को बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं गेम का वो एस्पेक्ट बता सकता हूँ लोगों को जो आई थिंक वो जो अंपायरिंग वाला एंगल है, या जो गेम मैंने अंदर से देखा है, जो प्लेयर्स का रिलेशन एक दूसरे से है, जो किस सर्टेन सिचुएशन में कौन प्लेयर कैसे रिएक्ट करता है, वो मुझे एडवांटेज है। तो वो फ्लेवर मैं जो डालता हूँ, मेरे को फीडबैक ये है कि आप गेम का एक अलग एंगल बताते हो, बजाय ये बताने की वो तो सब मैं भी बताता हूँ कि अच्छा शॉट मारा और ये कवर्स पे 4 रन और ये टीम का स्कोर हो गया 100 और ये टीम आज बहुत बढ़िया कर रही है, सब तो मैं भी बोलता हूँ। लेकिन साथ में मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ कि अब गेम का सिचुएशन ये है कि ये थोड़ा सा दूसरे बैट्समैन को बोलेंगे तू सिंगल ले, मेरे अच्छे लग रहे हैं, मैं मारूं तो अब स्कोर ठीक जा सकता है, या मेरे को ये पर्टिकुलर बॉलर पसंद नहीं आ रहा, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा, मैं सिंगल लूँगा, तू इसको खेल। जो बातें मैं अंदर देखता था जो बाहर पता नहीं आती हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं कि उनको सर्टेन काइंड के बॉलर सूट नहीं करते, तो वो दोनों प्लेयर आपस में मैनेज करते हैं कि यार इसको तू ज़्यादा खेल, मैं दूसरे को ज़्यादा खेलूँगा। गेम के वो ऐसे पहलू बताता रहता हूँ जो अलग है, और रूल से रिलेटेड बताता हूँ। कई बार कुछ होता है तो मुझे पता होता है कि नहीं अब ये आउट नहीं है क्योंकि इसमें ये गड़बड़ हो गई है, या जैसे वो नो बॉल चेक करते हैं तो मैं कई बार पहले ही बता देता हूँ कि नहीं साइड कटिंग नहीं हुई है, ये पैर अंदर पड़ा है, बाद में कट हुआ है। प्लस ओवर कितने होंगे, जैसे परसों मेरे को किसी का सवाल आया, कुछ साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था। हाँ। किसी ने पूछा कि वो आज अगर मैच का रिजल्ट हो तो क्या आधा घंटा बढ़ा सकते हैं, तो मैंने बताया कि आधा घंटा तो है ही, वो कम से कम 8 ओवर भी है। तो ऐसी चीज़ें मुझे पता होती हैं जो मैं कई बार प्रोडक्शन के काम आती हैं, जब वो कमेंट्री चल रही है तो उनको पता होता है कि आज मैच खत्म हो सकता है, आज नहीं हो सकता, मैं एडवांस में बता देता हूँ। जैसे किसी ने मेरे से पूछा पीछे कि यार ये तो 1 घंटे बाद ही ड्रिंक्स हो गया, मैंने बोला टेस्ट मैच में सेशन 2-2 घंटे के होते हैं, तो 1 घंटे बाद ही होगा, क्योंकि हमारे इंडिया डोमेस्टिक में पहला सेशन 2.5 घंटे का होता है, तो वो 1.25 घंटे के बाद ड्रिंक्स होता है। तो ही वॉज कन्फ्यूज्ड, तो मैंने बताया कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ऐसे। ये सब चीज़ें मुझे पहले से पता होती हैं तो बहुत आसानी रहती है। तो लॉ से रिलेटेड चीज़ें, साथ में खेल की जानकारी, और अंदर जो गेम का जो प्रेशर, सर्टेन सिनेरियो में सर्टेन प्लेयर कैसे बिहेवियर करते हैं, कब गेम प्लेयर स्लो कर देंगे जानबूझ के कि उधर का विकेट नहीं गिर रहा तो गेम स्लो कर देंगे, अच्छा, कोई पैड खोल के बैठ जाएगा, ये सब चलता है गेम में, वो मुझे पता रहता है क्योंकि मैं एम्पायर हूँ। है। वो शायद बाहर के लोगों को उतना पता तो होता होगा, उतना शायद ना पता हो, मुझे पता लग जाता है। मैं तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ कमेंट्री में कि भाई ये देखो स्लो कर रहे हैं और ये कहीं विकेट ना गिरा ले बैटिंग साइड, कि जो फालतू का पानी अंदर आ रहा है इससे बैट्समैन डिस्ट्रैक्ट होता है, इससे रिदम टूटता है। तो वो बहुत फाइनर पॉइंट्स है जो मैं बात बता देता हूँ कई बार, जो लोगों को लगता है कि ये अलग एंगल है गेम का, जो शायद उनको मतलब मेरे से एक अलग चीज़ आती है उनको सुनने में। मैं अगला सवाल सिद्धू को लेके पूछने वाली थी, लेकिन बीच में आपने ये जो साउथ अफ्रीका वर्ड यूज़ कर दिया ना, तो अब मैं उसके ऊपर सवाल पूछ रही हूँ कि हमेशा से हमने यही सुना है कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो तो चोकर है। हाँ, ऐसे काफ़ी लोग। तो आप जब फील्ड में रहते थे तो आपने भी उनकी वो नर्वसनेस क्या कभी फील की है? अभी तो हालांकि वो जीत गए टेस्ट वर्ल्ड अच्छा किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट एक बार ये पोजीशन थी कि उनको शायद 5 में से 4 मैच जीतने थे, तब करके क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। सो बड़ा अच्छा किया, और कप्तान की बड़ी प्रेज हो रही है उनके, पहले बड़ी उसको बेचारे की खिंचाई होती थी। और नहीं, काफ़ी अफ्रीकन मेरे दोस्त हैं। अभी तो फैफ नहीं खेल रहा, फैफ है, स्टेन पहले होता था, मॉरिस अच्छा दोस्त है, अभी भी टीम में रबाडा अच्छा, क्योंकि दिल्ली से खेलता है वो, तो काफ़ी बातचीत होती रहती है। तो ऐसा अलग से तो कुछ लगा नहीं, बट हाँ दिमाग में रहता होगा उनके कि ये हमारे ऊपर ये लगा हुआ है लेबल, ये कैसे हटे। तो आई थिंक उन्होंने अच्छा करके सबको, क्रिकेट में अच्छा है, गेम के लिए बहुत अच्छा है कि साउथ अफ्रीका जीती, क्योंकि अब क्या होता है नए नए विनर आने से ना आपके क्रिकेट में फ्लेवर बना रहता है। नहीं तो आपको टूर्नामेंट से पहले ही पता होगा ये जीतेंगे, जैसे आप IPL में आपकी RCB जीती या पंजाब जीत जाती, तो नया विनर मिला ना आपको। सो यू नो क्रिकेट मोर कम्पिटिटिव, मोर पॉसिबिलिटीज़, तो फिर गेम का फ्लेवर बना रहता है। तो साउथ अफ्रीका जीता, सबको अच्छा लगा। आई थिंक मैं भी जितने क्रिकेटर से मिला हूँ, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी कि यार वी गॉट अ न्यू विनर, और उनका वो लेबल भी हटेगा।
आरसीबी का क्योंकि आपने जिक्र किया ही सर, नए नए हमें मिलते रहने चाहिए विनर। आरसीबी के मैच जीतने के बाद जिस तरह से हमने देखा कि भगदड़ हुई, लोगों की मृत्यु हुई उसमें, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत से लोगों ने, बड़े लोगों ने विराट कोहली को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि उन्हें शायद बाहर जाना होगा, दबाव बनाया गया होगा। ये सारी खबरें जब आप देखते हैं तो आपका क्या स्टेक रहा उसके ऊपर? वो 3-4 दिन बड़े ख़राब थे, इतने 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 लोग बेचारे, और पता नहीं पता नहीं कैसे गड़बड़ हुआ, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ख़राब हुआ बस, ठीक नहीं था। मतलब बहुत दिन तो फिर क्रिकेट की बात भी हम नहीं कर पाए, हमें इतना, और इसमें किसी इंडिविजुअल का नाम लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पर हाँ, जिन्होंने ओवरऑल देखा होगा जो भी है वो ठीक नहीं हुआ। नहीं तो लोग बताओ जो आपकी तारीफ़ करने आए थे उनमें से लोग, और सब यंग, होता क्या है जो क्राउड होता है ज़्यादातर यंग लोग होते हैं, तो जितनी भी कैजुअलिटी हुई काफ़ी यंग लोग थे, बड़ा ख़राब लगा। ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। कौन कैसे कहाँ कब, वो शायद हमारा टॉपिक नहीं, हमें पता भी नहीं है, बट ठीक नहीं हुआ। ऐसी ऐसी घटनाएं ना हो तो अच्छा है। वैसे भी पिछले 10-15 दिन 20 दिन गए हैं, इनमें बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं कि वो मतलब याद करके ऐसा लगता है कि पीछे प्लेन में आए, तो मैं कल आया तो मैंने देखा फ़्लाइट में सब चुप करके बैठे हैं। एक ना जैसे एक बिना, मतलब आपको पता ही नहीं कि कहाँ है। बाद में जब फ़्लाइट उड़ गई ऊपर, सब 1 घंटे बाद जाके मैंने देखा लोग बात कर रहे हैं आपस में। नहीं तो बहुत सन्नाटा जैसा था, एक बैक ऑफ द माइंड ना, एक डर जैसा सबको। तो पिछले बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो, फिर अभी चॉपर का एक हो गया, केदारनाथ में कुछ आग के इंसिडेंट हो गए इधर उधर, तो ख़राब लगता है। फिर खेल की तरफ ध्यान नहीं जाता। 2025 बहुत सी बुरी यादें हमें देके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, 2-3 वॉर भी चल रही हैं, तो आई थिंक स्पोर्ट्समैन को ये समझ नहीं आता, हमारे बिल्कुल टॉपिक से बाहर का है सब।